तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, एक बार फिर से बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का मैनेजरल इकोनॉमिक्स का सोल्ड पेपर एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट का और 2024 का, क्योंकि डेट शीट आ चुकी है 2-3 दिन पहले और 17 मार्च 2024 से सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के प्राइवेट एग्जाम्स स्टार्ट हैं। तो सभी स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब करके मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, आप इन सब्जेक्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे एमसीक्यू जोन मैनेजरल इकोनॉमिक्स, एमसीक्यू जोन मार्केटिंग मैनेजमेंट, एमसीक्यू जोन इंटरनेशनल मार्केटिंग, एमसीक्यू जोन रिसर्च मैथोलॉजी। तो अलग अलग टोटल 10 सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल में मिला करके। तो आप इस तरीके से प्लेलिस्ट देखिएगा जहां पर आपको 2021, 22, 23 और 24 के पेपर्स आपको मिलेंगे। और मैं क्योंकि ओरिजिनल बुकलेट हमेशा अपलोड करने की कोशिश करता हूं जो भी मेरे को स्टूडेंट से अवेलेबल होती है, तो एस बुकलेट मेरे को अवेलेबल हुई है स्टूडेंट से, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने निशान लगा दिए हैं। और यूनिवर्सिटी की रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग जो है ये मैंने आंसर जो है इसमें टिक किए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर से आप सहमत ना हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप टेक्स्ट बुक्स की अपनी स्टडी से उसको कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में थ्योरी में मैटर बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो आप सभी स्टूडेंट से लेकर मैं एक बार डिस्कस करता हूं, तो बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा क्योंकि 100 क्वेश्चंस की वीडियो है, बहुत सारी बुकलेट्स अपलोड करनी है अदर सब्जेक्ट्स की भी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने दिया। अतीत या खोए अवसरों की लागत कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। सेकंड, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र होता है, तो वो यू शेप में होता है, ठीक है। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु के दाहिनी ओर काटता है, यह कथन है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। सीमांत लागत वक्र यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत जल्दी बताऊंगा क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यानी कि जो कर्व है वो यू आकृति का है? देखिए, एटीसी कर्व, एवीसी कर्व और एमसी कर्व जिसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, तो ये तीनों ही यू शेप के होते हैं, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। उपयुक्त सभी। किस वक्र का परावर्तन बिंदु टर्निंग पॉइंट जो है वो सबसे पहले आता है? तो वो आता है सीमांत लागत वक्र का, मार्जिनल कॉस्ट कर्व का। लागतों के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत औसत लागत वक्र परिवर्तनशील लागत वक्र, ठीक है, कैसा होता है? तो एक प्लेट जैसी आकृति का होता है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। वस्तु का अधिकतम मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके बराबर होता है, तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। किस बाजार में फर्म मूल्य निर्धारक नहीं होती? इन विच मार्केट ए फर्म कैन नॉट डिटरमाइन प्राइस, तो वो होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन में। पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है ना। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अपना इंग्लिश में देखिएगा वीडियो को सुनते समय। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया? ये स्टेटमेंट दिया प्रोफेसर श्रीमती रॉबिन्सन ने। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक उद्योग साम्य की स्थिति में उस समय कहा जाता है जबकि उसके विस्तार या संकुचन में कोई प्रवृत्ति नहीं होती। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया प्रोफेसर
बोल्डिंग ने। एक पूर्ण प्रतियोगी उद्योग में एक व्यक्तिगत विक्रेता मूल्य को प्रभावित कर सकता है जिस पर वह बेचता है, तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है। कभी भी इस सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता। एक जो इंडिविजुअल सेलर्स है वो कभी भी जो है पूर्ण प्रतियोगिता में एक मार्केट को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि एक जैसे बहुत से सेलर मार्केट में होते हैं, विक्रेता दुकानदार होते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म होगी, जाहिर सी बात है, प्राइस टेकन, एक मूल्य ग्रहण करने वाली। देखिए, इस टॉपिक में से एग्जामिनर ने कई सारे क्वेश्चंस दे दिए। लगभग ये क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है, ये क्वेश्चन का सीक्वेंस 10 नंबर से लेकर के 17 नंबर तक है, यानी कि 8 क्वेश्चंस दिए हैं परफेक्ट कंपटीशन में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म दीर्घकाल में प्राप्त करती है, तो वो एक नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ प्राप्त करती है। एक प्रतियोगी बाजार में एक फर्म का मांग वक्र होता है, तो वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, पूर्णतया लोचदार होता है। एक प्रतियोगी फर्म निश्चित करती है, तो वो ना उत्पादन निश्चित करती है और ना ही कीमत निश्चित करती है। ठीक है, तो डी राइट है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारित की जाती है, तो वो एक किसी इंडस्ट्री द्वारा, उद्योग द्वारा ही निर्धारित की जाती है। ए करेक्ट है। एकाधिकारी एक वस्तु का अकेला उत्पादक होता है जिसकी कोई भी निकट स्थानापन्न यानी कि जो सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट है वो नहीं होती है। ये परिभाषा किसने दी? ये दी है प्रोफेसर वाटसन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एकाधिकार की सफलता की कुंजी उत्पादन का सकुंचन है। यह कथन किसने दिया? तो ये दिया है प्रोफेसर बेहनम ने। देखिए, जो डेफिनेशंस होती है ना स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली आपको टेक्स्ट बुक्स में से मिलेंगी। तो किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ें, और मैं हमेशा टेक्स्ट बुक को सजेस्ट करता हूँ, मॉडल पेपर सजेस्ट नहीं करता, तो जो उनकी डेफिनेशंस दी होती हैं या कोई इंपॉर्टेंट लाइंस, कुछ बात उन्होंने कही होती है, तो उसकी स्टडी जरूर करिएगा। ये 3-4 क्वेश्चन देखिए आपके सामने अभी आ चुके हैं। एक एकाधिकारी का बाजार मांग पर पूर्ण नियंत्रण होता है, यह कथन है। यह भी बिल्कुल गलत है, असत्य है। एक एकाधिकारी का बाजार मांग पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अल्पकाल व दीर्घकाल दोनों में एकाधिकारी सदैव लाभ कमाता है, यह भी बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। एकाधिकार के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतया बेलोचदार होता है, यह कथन है, यह भी बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। एक एकाधिकारी का मांग वक्र होता है, तो ये मांग वक्र जो होता है, डिमांड कर्व, ये स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है ना, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है। यदि फर्म का मांग वक्र उद्योग के मांग वक्र के अनुरूप है, तो फर्म होगी एकाधिकारी, मोनोपोलिस्टिक होगी। एकाधिकारी संतुलन की स्थिति में क्या होगा? ऑप्शन ए आर इज स्मॉलर देन एम आर। ठीक है, चलिए, ग्रेटर देन, ये साइन बना हुआ है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है मुझे भी कभी कभी, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन में, तो ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26, स्थिर लागतों का उत्पादन की मात्रा से गहरा संबंध होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, ये भी बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। वास्तविक लागत एक अवास्तविक अवधारणा है, यह कथन, यह बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सीमांत लागतों के सर्वाधिक समीप है, तो वो होती है वेरिएबल कॉस्ट,
ठीक है, परिवर्तनशील लागतें। और वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम होता है मार्जिनल कॉस्ट, ध्यान रखिएगा, जो कि अगले ही क्वेश्चन में दिया है। मार्जिनल कॉस्ट आर मोस्ट, क्वेश्चन नंबर है आपका 28, मार्जिनल कॉस्ट आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, तो वो भी होती हैं आपके वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया। चलिए नेक्स्ट है आपका, संयंत्र या कारखाने के अस्थायी रूप से बंद करने पर आई लागतें कहलाती हैं। जाहिर सी बात है, उन्हें हम शट डाउन कॉस्ट कहेंगे, तालाबंदी लागत। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटता है, तो एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, इसके निम्नतम बिंदु पर। एक फर्म 20 यूनिट बेचकर 500 रुपये का कुल जो रेवेन्यू है वो अर्न्स करती है, अर्जित करती है। अब वह 21 यूनिट बेचकर 540 रुपये का टोटल जो रेवेन्यू है वो अर्न करती है। ठीक है, तो अब जो 40 रुपये की जो अतिरिक्त प्राप्ति है, जो एक्स्ट्रा जो हो गए ₹20, ये क्या कहलाएगा? ये होगा मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम। उत्पाद विभेद गैर मूल्य प्रतियोगिता का एक रूप है, यह कथन बिल्कुल सही है, ट्रू है। कीमत विभेद की स्थिति में जिस बाजार में वस्तु की मांग की लोच उतनी अधिक होगी, उस बाजार में उतना ही अधिक माल बेचा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, मूल्य विभेद संभव है केवल, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो केवल मोनोपोली में। ठीक है, एकाधिकार की स्थिति में। अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब एक विक्रेता अपनी वस्तु के लिए एक गिरती हुई मांग रेखा का सामना करता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जो है ना तो श्रीमती रॉबिन्सन ने दी है, ना चैम्बरलिन ने दी है, और ना ही प्रोफेसर बोल्डिंग ने दी है। तो डी इसमें करेक्ट आंसर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 36, एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तुएं एक दूसरे के निकट स्थानापन्न होती हैं, पूर्ण स्थानापन्न नहीं। तो ये कथन बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अर्थशास्त्रियों द्वारा अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी प्रतियोगिता शब्दों का प्रयोग परस्पर अदल बदल के किया जाता है। तो इसमें यूनिवर्सिटी ने दोनों आंसर दिए हैं। रिवाइज आंसर की में वो डाउटफुल भी हो सकता है और वो अनसर्टेन भी हो सकता है, निश्चित या संदेहात्मक, है ना, दोनों हो सकते हैं। चलिए, वस्तु विभेद का विचार किस बाजार से संबंधित है? जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, तो वो रिलेटेड होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत किया वो प्रोफेसर चैम्बरलिन ने और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, दोनों ने दिया। तो यूनिवर्सिटी ने इन दोनों आंसर को करेक्ट माना है। वास्तविक जीवन में एकाधिकारी प्रतियोगिता पाई जाती है, तो यह कथन है, ये कथन दिया प्रोफेसर चैम्बरलिन ने। ठीक है, अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या डैश होती है, तो जो ओलिगोपोली होती है उसमें कितनी, कुछ होती है। ठीक है, अल्पाधिकार किस बाजार का एक किस्म है? ओलिगोपोली जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन की, अपूर्ण प्रतियोगिता की एक किस्म है। ठीक है, यानी कि फॉर्म है इसका। सीमेंट उद्योग उदाहरण है, ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। जो सीमेंट उद्योग है वो अल्पाधिकार का उदाहरण है ओलिगोपोली का। अल्पाधिकार बाजार में देखिए अब क्या होता है, कुछ विक्रेता और कुछ बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं। ठीक है, कुछ विक्रेता और कुछ बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं। तो बी जो है वो राइट ऑप्शन है। बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है,
यह कथन बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है, यह कथन फॉल्स है। वस्तु का अधिकतम मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है, तो यह ट्रू स्टेटमेंट है। डैश वस्तु के मूल्य की न्यूनतम सीमा होती है, वो होती है मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। व्यापार चक्र की प्रमुख विशेषता होती है, तो देखिए वो दोनों होती है, सामयिकता भी होती है और समक्रमिकता भी होती है, तो दोनों होती है। सी ऑप्शन इसका राइट है, उपयुक्त दोनों। व्यापार चक्र एक शुद्ध मौद्रिक घटना है, यह बहुत बार डेफिनेशन जो है वो पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये प्रोफेसर हाट्रे ने दी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्यापार चक्र का नव प्रवर्तन का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर शुम्पेटर ने दिया। व्यापार चक्र का अधिविनियोग सिद्धांत किसने दिया, जो आपका ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी है, वो प्रोफेसर हेयक ने दी। व्यापार चक्र का गुणक त्वरक सिद्धांत दिया गया है, यानी कि जो आपका मल्टीप्लायर एक्टिएटर जो इंटरेक्शन थ्योरी है वो दी प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा। तो देखिए 8-9 थ्योरी दी गई हैं इस चैप्टर में से, तो 3 तो एग्जामिनर ने यही पूछ ली थ्योरी के ऊपर, है ना, तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके अलावा फिर 1-2 क्वेश्चन है कि प्रोफेसर शुम्पेटर के अनुसार व्यापार चक्र का मुख्य कारण है, तो वो है इनोवेशन, नवाचार, ठीक है। व्यापार चक्र को नियंत्रित करने का मुख्य उपाय कौन सा है, देखिए वो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और प्राइसिंग पॉलिसी तीनों हो सकती हैं, तो जो है उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का उद्देश्य यह बताना है कि आर्थिक विश्लेषण का उपयोग किस तरह से व्यवसायिक नीतियों के निर्धारण में किया जा सकता है, तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया, जॉन डीन के द्वारा। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र सिद्धांत आर्थिक सिद्धांत का व्यवसाय प्रबंध में प्रयोग है, तो ये कथन ट्रू है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र ने परंपरागत अर्थशास्त्र को अनुपयोगी बना दिया गया, देखिए ऐसा हो नहीं सकता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशंस एनालिसिस के लेखक हैं, तो वह है प्रोफेसर बामोल। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र मुख्यतः सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय प्रकृति का है, तो यह कथन ट्रू जो है वो है बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है, फॉल्स स्टेटमेंट है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र विवेकपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय लेने की समस्याओं पर आर्थिक विचारों और आर्थिक विश्लेषण के प्रयोग से संबंधित है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है प्रोफेसर एडविन मैन्सफील्ड ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर है, तो देखिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आप वैसे भी इस क्वेश्चन को देख करके आइडिया लगा सकते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शामिल है, तो मांग विश्लेषण, लागत व उत्पादन विश्लेषण और लाभ प्रबंध तीनों हो सकते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। मांग का अर्थ एक निश्चित मूल्य पर मांग करना होता है, मूल्य को व्यक्त किए बिना मांग का प्राय कोई अभिप्राय नहीं होता, यह कथन किसका है, यह है प्रोफेसर बेहनम का। मांग फलन है, देखिए मांग फलन डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ, है ना, प्राइस, तो वो मूल्य का होता है।
उत्पादन फलन उत्पादन की भौतिक मात्रा का फलन है, यह कथन है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ध्यान रखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए इसमें ट्रू एंड फॉल्स के। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, वो घटती है। व्युत्पन्न मांग का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव डिमांड इस, तो वो है मनी, मुद्रा। कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए परिपक्वता या अनुकूलतम की स्थिति में पहुंचता है जब उसकी सीमांत उपयोगिता होती है, जब वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। सी करेक्ट है। पैमाने के प्रतिफल को दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। उत्पादन का अर्थ है, देखिए उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन। उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम निम्न में से किसके अस्थायी रूप हैं, तो वह है परिवर्तनशील अनुपात का नियम के, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध है, तो वो भी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से होता है, ए करेक्ट है। उत्पादन फलन है, उत्पादन फलन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, यानी कि उत्पत्ति के साधनों का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, दीर्घकालीन उत्पादन का फलन है, तो वो होता है पैमाने के प्रतिफल से, रिटर्न टू स्केल से। रेखीय समरूप उत्पादन फलन किस घात का है, ठीक है ना, तो वो होता है प्रथम घात वाला, फर्स्ट डिग्री से रिलेटेड। ठीक, समोत्पाद वक्र को उत्पादन तटस्थता वक्र भी कहते हैं। यह कथन बिल्कुल सही बात है, यह बिल्कुल सत्य है। सम लागत रेखा को साधन कीमत रेखा भी कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। समोत्पाद वक्र का ढाल ऊर्ध्वमुखी हो सकता है, यानी कि एन आइसोक्वेंट में हैव अपवर्ड स्लोप, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर होते हैं, आइसोक्वेंट आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समलागत रेखा मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका जो है फॉल्स है। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, ट्रू फॉल्स के 12-15 क्वेश्चन आ गए हैं। समोत्पाद वक्र पर उत्पादन का परिमाणात्मक स्तर क्या होता है, वो बिल्कुल स्थिर रहता है, रिमेन कांस्टेंट। समोत्पाद वक्र का ढाल सदैव ही होता है, जो स्लोप होता है आइसोक्वेंट का वो हमेशा नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। समोत्पाद वक्र के ढाल को मापने का उपकरण है, तो वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को प्रदर्शित किया जाता है, तो वो जो रिज लाइंस होती हैं उनके द्वारा, सी करेक्ट है। रिज रेखाओं पर साधन की सीमांत उत्पादकता होती है, तो वो बिल्कुल जीरो होती है, सी करेक्ट है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन का अल्पकालीन नियम है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा नियम उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है, तो तीनों ही हैं, रिकार्डो का लेगान सिद्धांत और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, तो तीनों ही हैं ये आपके बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पर, तो डी इसका राइट आंसर है ना, उपयुक्त सभी। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का कारण है, तो वो साधनों की सीमितता भी हो सकती है और साधनों की परस्पर अपूर्ण स्थानापन्नता भी हो सकती है, तो सी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त दोनों। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन का दीर्घकालीन नियम है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये स्टूडेंट्स। उत्पत्ति ह्रास नियम उतना ही सार्वभौमिक है जितना कि जीवन का नियम, यह कथन किसका है, तो यह है प्रोफेसर
विकस्टीड का। परिवर्तनशील अनुपात के नियम में मोड़ के बिंदु पर क्या होता है? एमपी इज मैक्सिमम, सीमांत उत्पादन यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, सी करेक्ट है। घटते प्रतिफल की अवस्था को कहते हैं, तुम कहते हैं घटते सीमांत व औसत उपज की अवस्था। पैमाने के प्रतिफल की धारणा या विचार है तो ये दीर्घकालीन होता है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो है वो लॉन्ग रन होता है। आंतरिक और बाह्य बचतों के कारण उत्पन्न होता है, क्या होता है वो? पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। केंद्रीयकरण की बचतें उदाहरण हैं तो वो होती हैं बाह्य बचतों का, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। और प्रबंधकीय बचतें उदाहरण हैं तो वो होती हैं आंतरिक बचतों का, इंटरनल इकोनॉमिक्स। यदि 500 इकाइयों की कुल लागत 35,000 रुपये हो और 6,000 रुपयों की कुल लागत 6,000 इकाइयों की कुल लागत 40,000 रुपये हो तो प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत क्या होगी? तो जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी वो होगी 5 रुपये। ठीक है, माइनस कर लीजिएगा उसको, 40,000 में से 35,000 तो आपके 5,000 रुपये आ गए और 6,000 में से 5,000 तो आपके 1,000 आ गए। तो 1,000 से 5,000 को डिवाइड कर लीजिएगा तो 5 रुपये आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत शून्य हो जाती है, तो यह कथन है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स 26-27 मिनट की वीडियो हो गई है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बहुत सारी बुकलेट्स अपलोड करनी है। एमए के भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं और एमकॉम बीकॉम की और भी बुकलेट्स हैं। तो केवल एक प्रयास है मेरा कि कैसी बुकलेट्स आती हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनकी स्टडी कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6396242878 पर मैसेज कर सकते हैं। जैसी समय मिलेगा आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।